यूं तो भारतीय इतिहास के पन्नों में अनेकों युद्ध का जिक्र मिलता है, लेकिन पानीपत की गिनती सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में की जाती है। ना तो ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, अन्य युद्धों की अपेक्षा ज्यादा सैनिक भी नहीं मारे गए। पानीपत के युद्ध के कारण ही अगले करीब 350 सालों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर भारत में केवल 12,000 की सेना लेकर आया था, तो वहीं दूसरी ओर लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल आर्मी थी। लेकिन फिर भी युद्ध में लोदी को हार का सामना करना पड़ा। बैटल ऑफ पानीपत आखिर क्यों हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज माना जाता है। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। ये बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों को रास नहीं आई और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया। बाबर को फरजाना से बेदखल कर दिया गया। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जीत लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल से संतुष्ट होने वाला नहीं था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर बात करें भारत की, तो यहाँ पर लोदी वंश का शासन चल रहा था। सन 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद सिकंदर लोदी ने सत्ता संभाली और 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ। भारत में उस समय कई अन्य राजवंश भी राज कर रहे थे। राजस्थान में राजपुताना का शासन चल रहा था, तो वहीं साउथ में विजयनगर एम्पायर अपने पैर पसार रहा था। इब्राहिम लोदी असल में काफी सनकी माना जाता था। उसे कुर्सी से हटाने के लिए उसके अंकल अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक प्लान बनाया और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। सन 1523 में बाबर को भारत आने का न्योता मिला। पिछले काफी समय से वह भारत आने का रास्ता तलाश ही रहा था और अब उसकी यह तलाश पूरी हो गई। सन 1524 में बाबर लाहौर को जीत लेता है। 1525 में बाबर ने दिल्ली का रुख किया। सिंधु नदी को पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। असल में वह कहता था कि यह सभी इलाका उसकी पुश्तैनी संपत्ति में आता है, जिसे तैमूर ने जीता था। बाबर के पास आर्मी में हाथी घोड़े बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन उसके पास तोपखाने और बारूद यानी गन पाउडर होता है। बैटल ऑफ पानीपत भारत की धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन गन पाउडर ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई, इससे ज्यादा तबाही तोपखानों की आवाज ने मचाई थी। वो कैसे, ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। बाबर एक कुशल आर्मी कमांडर था, उसे युद्ध का अच्छा खासा तजुर्बा था। तो वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल आर्मी थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी सब कुछ था। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर की हिम्मत डगमगाई नहीं। बाबर के आने की भनक इब्राहिम लोदी को लग गई थी। वह यह भी समझ गया था कि उसके कुछ करीबी लोग ही उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन वह अपनों के साथ उस समय दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। बाबर अंबाला पार करते हुए पानीपत में डेरा डालता है। पानीपत दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्तमान समय में हरियाणा का एक जिला है। पानीपत की भूमि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार थी। बाबर इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारता है। इसी बीच बाबर की सेना के कुछ लोग कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, हमने काफी बड़ा हिस्सा जीत लिया है और अभी दिल्ली पर आक्रमण करने का सही समय नहीं है। लेकिन बाबर वापस जाने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि इतनी दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीते बिना वापस नहीं लौटेंगे। मैं जानता था उसकी आर्मी लोदी की आर्मी से काफी कम है, इसलिए उसे डिफेंसिव रहना होगा। वह एक स्ट्रैटेजी बनाता है और ढेर सारी बैलगाड़ियां खरीद लेता है। साथ ही पानीपत के मैदान में 7 किलोमीटर के एरिया में वह बीच बीच में 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे खोद देता है और इसमें वह नुकीली लकड़ियां जमीन में गाड़ देता है और उन्हें पत्तियां, झाड़ियां और मिट्टी से ढक देता है। इसके अलावा वह अपनी सेना की प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। सबसे आगे स्काउट्स खड़े होते हैं जो जासूस होते हैं और सामने वाली सेना में क्या हलचल हो रही है उसकी खबर बाबर तक पहुंचाते हैं। इसके पीछे बाबर बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी करवा देता है और उनमें थोड़े थोड़े गैप छोड़ दिए जाते हैं। उन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े होते हैं और बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही तोपखाने भी तैनात कर दिए जाते हैं। बाबर 3 टुकड़ों में सेना को बांटता है, लेफ्ट, राइट और खुद सेंटर में कमान संभालता है। कहा जाता है कि उसकी ये पद्धति ऑटोमन एम्पायर की युद्ध नीति से प्रभावित थी। दूसरी ओर लोदी की सेना भी मैदान में डेरा डाल लेती, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स लोदी की सेना को सेना न कहकर बल्कि एक मेला कहते हैं।
लोदी की सेना में कोई अनुशासन नहीं होता, उन्हें लड़ने का भी कोई अनुभव नहीं था। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले आक्रमण करने का इंतजार कर रहे होते हैं। 19 अप्रैल 1526 की रात को वह अपनी सेना के एक छोटी सी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेजता है और कहता है कि वहां जाकर रेड करके आए। जैसे ही कुछ सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचते हैं, लोदी की सेना उन्हें देख लेती है और हमला कर देती है, जिससे बाबर के कई सैनिकों की मौत भी हो जाती है। इससे लोदी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान है। लेकिन असल में बाबर ने तो मछली पकड़ने के लिए सिर्फ जाल ही फेंका था। 21 अप्रैल की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर अटैक कर दिया। सबसे पहले तो लोदी की सेना बाबर के सैनिकों द्वारा बनाए गए गड्ढों में गिर जाती है। वहां से बाहर निकलने में जितना समय उनको लगता है, इतनी देर में बाबर तोप खाने चलाने का आदेश दे देता है। दोनों गुटों के सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं और लोदी ने अपनी सेना के सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए होते। उसे लगता है कि हाथी जल्द ही सामने वाली सेना को पछाड़ देंगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। तोपखानों की आवाज से हाथी अपना संतुलन खो बैठते हैं। वे तेज आवाज झेलने में सक्षम नहीं होते। अपनी ही सेना के कई सैनिकों को हाथियों ने कुचल कुचल कर मार दिया। युद्ध के बीच में लोदी की सेना ने कहा कि आप अपनी जान बचाकर कहीं चले जाएं। अगर आप जिंदा रहेंगे तो हम दोबारा बाबर पर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन लोदी अपनी बहादुरी की मिसालें देने लग गया और पीछे हटने से इनकार कर देता है। थोड़ी ही देर में बाबर की पूरी सेना लोदी की सेना पर हावी होती नजर आती है। शाम होने तक लोदी मारा जाता है और उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने पेश किया जाता है। असल में बाबर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए दुश्मन का और उसकी सेना के मरे हुए सैनिकों का सिर काट देता था और उन सिरों का एक पहाड़ बना दिया करता था, जिससे लोगों के बीच में दहशत का माहौल पैदा हो सके। और इस युद्ध के बाद बाबर को अच्छी खासी धन दौलत प्राप्त हो गई। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि बाबर ने जीता हुआ सारा धन जनता में बंटवा दिया था और इसके बाद जनता ने खुश होकर उसे कलंदर नाम की उपाधि दी थी। सन 1526 में 43 वर्ष की उम्र में बाबर दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। लेकिन पानीपत का युद्ध जीतने के बाद भी वह चैन से नहीं जी सका। उसने ठीक तरह से कभी राजसुख भोगा ही नहीं। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। उसने इन सभी लड़ाइयों में जीत हासिल की, लेकिन 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बाबर को पहले तो आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार बाद में उसे काबुल में दफनाया गया, जहां बाग बाबर नाम से उसका मकबरा आज भी बना हुआ है। भले ही अब दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, लेकिन अभी मुगलों को लेकर बहुत ज्यादा खौफ लोगों के बीच में पैदा नहीं होता है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी संभालता है और हुमायूं ने अकबर को जन्म दिया। अकबर केवल 13 साल की उम्र में ही दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया था, लेकिन यह उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसका सामना हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू के साथ होता है। दोनों के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध क्यों हुआ था और इस युद्ध के क्या परिणाम निकलकर सामने आए थे, ये सभी बातें हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की वीडियो पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अगर आप बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड पार्ट देखना चाहेंगे तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, बैटल ऑफ पानीपत का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन उसमें हुआ क्या था ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक भी जरूर करें। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।